नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल VNKD स्टडी पोर्टल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग सी-टेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए NCERT का सीरीज स्टार्ट किया है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7 का हम लोग हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी तक। और देखिए, इससे पहले हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं पढ़े और पढ़ना चाहते हैं तो वह सभी वीडियो आप लोगों को चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, चैप्टर का जो नाम है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। याद रखिएगा, एग्जाम पूछ सकता है। दिल्ली जो महत्वपूर्ण शहर बना वह 12वीं शताब्दी में ही बना। अब देखिए, नीचे दिया है तो वही कह रहा है कि तालिका एक पर नजर डालिए। पहले जो है तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने चहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तो याद रखिएगा, तोमरों को जो है अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्य काल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। लिखा है कि देखिए, तालिका एक पर फिर से नजर डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। जैसे देखिए, दिल्ली एक कुहना, सीरी और जहाँ पनाह। तो देखिए, इसमें आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। देखिए, दिल्ली एक कुहना है, यह सीरी है और यह जहाँ पनाह है। अब यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। एग्जाम में या मिलान में पूछ लेता है, मैचिंग वाले प्रश्न में। तो देखिए, यह है दिल्ली के शासक। ये देखिए, राजपूत वंश। इसमें देखिए तोमर, आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165 तोमर वंश के बारे में है। देखिए, अनंगपाल 1130 से लेकर 1145 तक इसका शासनकाल रहा। और देखिए, चौहान वंश है 1165 से 1192 तक, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल जो था वो 1175 से 1192 तक था। और देखिए, प्रारंभिक तुर्की शासन, यह देखिए 1206 से 1290 तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 से 1210 तक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक, रजिया का 1236 से 1240 तक, गयासुद्दीन बलबन का 1266 से 1287 तक। देखिए दोस्तों, ये सब जो मैचिंग वाले प्रश्न में पूछ सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए, इसके बाद खिलजी वंश है 1290 से 1320 तक। जैसे इसमें देखिए, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक, अलाउद्दीन खलजी देखिए 1296 से 1316 तक। देखिए, इनका यह शासनकाल है और इस वंश का पूरे का यह शासनकाल है। और यहाँ पर देखिए, तुगलक वंश का कुल शासनकाल 1320 से 1414 तक रहा, जिनमें से गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 तक रहा, मुहम्मद तुगलक 1324 से 1351 तक रहा, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक रहा। अब देखिए, इसके बाद जो है सैयद वंश का शासनकाल आया 1414 से 1451 तक, जिसमें से खिजर खान जो है 1400 से लेकर 1421 तक शासन किया। इसका देखिए, अंतिम जो लोधी वंश है, इसका संस्थापक बहलोल लोधी था। और देखिए लोधी वंश का जो संस्थापक बहलोल लोधी था, इसका शासनकाल 1451 से 1526 तक था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1451 से 1489 तक लोधी वंश। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सुल्तानों के अधीन दिल्ली। इतिहास है, तारीख है एक वचन, तारीख बहुवचन है। देखिए दोस्तों, सी-टेट में यहाँ से प्रश्न पूछा है कि तारीख एक वचन है कि बहुवचन है। तो देखिए, तारीख जो है वह एक वचन है, तवारीख जो है बहुवचन है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। ये भी याद रखिएगा, जो तारीख या तवारीख लिखा गया है यह फारसी भाषा का शब्द है।
तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि न्याय चक्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख लीजिए। देखिए 13वीं सदी के इतिहासकार फख्र-ए-मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। देखिए किसने कहा है, तो यह 13वीं सदी के इतिहासकार फख्र-ए-मुदब्बिर ने इसको कहा था। यहाँ देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हम पहला लिखा है कि तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों। और देखिए दूसरा दिया है कि वे अक्सर अपने इतिहास और सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। तीसरा देखिए लिखा कि ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि जन्मसिद्ध अधिकार क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है लेफ्ट देखिए कॉर्नर में, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। जैसे देखिए उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। और देखिए हम लोग देख लेते हैं लिंग भेद क्या होता है। स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर, आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण प्रमुख स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। याद रखिएगा आप लोग इसे, रजिया जो सिंहासन पर बैठी वह जो है 1236 में बैठी थी, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। उस युग के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। देखिए लिखा एग्जाम में पूछेगा कि मिनहाज सिराज किसके बारे में बताते हैं। देखिए जो बताते हैं रजिया सुल्तान के बारे में बताते हैं। देखिए 1236 में यह गद्दी पर बैठी और 1240 में इसे सिंहासन से हटा दिया गया। याद रखिए रजिया के बारे में। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए यह उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए रजिया के बारे में मिनहाज सिराज के विचार हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। बस इतना याद रखिएगा जो हम अभी पीछे आपको बताए हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नज़दीक से एक नज़र। देखिए दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदगा कहा जाता था। याद रखिएगा, इस एग्जाम में पूछा यह। देखिए इन गुलामों को फारसी में बदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करना चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। आगे हम लोग देखते हैं। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे, यानी गुलामों का इस्तेमाल करते रहे, और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी एक शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराव शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों ने
निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आश्रित किसे कहा जाता है। देखिए, जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो उस पर निर्भर उसे ही आश्रित कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो लिखा है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन, तो देखिए यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। याद रखिएगा, मुक्ति का क्या काम था। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के स्वरूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे, जो मुक्ति लोग होते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। देखिए दोस्तों, सीटेट के एग्जाम के लिए एनसीईआरटी का एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप लोग एक एक लाइन को देखिए, क्योंकि सीटेट वाले कहाँ से प्रश्न बना लें, तो इसलिए आप लोग इन लाइनों को ध्यान से देखिए। और यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकूं। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। एक कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, याद रखिएगा, कृषि पर लगने वाले कर को खराज कर कहा जाता था। और देखिए, और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था, याद रखिए खराज के बारे में। और देखिए, मवेशियों पर तथा घरों पर। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें पैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रख पाता था। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सरदार और किलेबंदी के बारे में। देखिए, अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी, याद रखिएगा, ये भी पूछा एग्जाम में कि इब्न बतूता देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और देखिए वह मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को जो है वह अफ्रीका देश में पड़ता है, याद रखिएगा इतना आप लोग। चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे। और देखिए, यह सरदार के बारे में बताया है। और कभी कभी बांस के झुरमुटों में, भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता है और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांस आक्सियाना यानी कि जो आधुनिक उज्बेकिस्तान का एरिया है
पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। देखिए यहाँ पर लिखा है कि तालक्याई को फिर से देखें। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज रहा। देखिए गुलाम वंश का था, खिलजी वंश का था, देखिए तुगलक वंश का था, सैयद वंश का था, लोधी वंश का था। ये दिल्ली सल्तनत के जो कुछ हैं इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए यहाँ लिखा है कि तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूर, जो 1540 से 45 तक था, ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं, जो देखिए 1530 से 40 तक, फिर 1555 से 56 तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 55 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर जो है 1556 से 1605 ईस्वी तक ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। देखिए यहाँ पर कल्पना करने के लिए कहा है कि आप अलाउद्दीन खलजी या मोहम्मद तुगलक के शासन काल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते हैं, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यह चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो चुका है। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और देखिए जो भी मतलब हमने अभी तक आपको कंटेंट दे दिया है, जैसे देखिए हम लोगों ने क्लासिक से कहा जो पूरा एनसीईआरटी कवर कर लिया, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी। अब हम लोग क्लास 7 का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो वो सब पीछे की वीडियो जरूर देखिएगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।